हाँ तो जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे जी। ठीक है ना। 7वां नंबर अध्याय हमारा समाप्त हुआ। ये हमारा 8वां अध्याय है, यानी कि हमारा जीत जीत मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। अगर आप लोग बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फिर ये जो आपके लिए चैप्टर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मेरे ख्याल से यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे लगभग 4 ऑब्जेक्टिव 5 ऑब्जेक्ट है ना, 4 ऑब्जेक्टिव और 2 क्वेश्चन, तो 4 और 4 8 नंबर के यहाँ से आपके बनने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखें अच्छे से। पहले मैं आपको लेखक परिचय, फिर मैं आपको पूरा ये साक्षात्कार है, ये इंटरव्यू है, मैं पूरा इंटरव्यू को समझाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको एक लिंक दूंगा जहाँ से आप ऑब्जेक्टिव कर पाओगे। फिर ऑब्जेक्टिव के बाद एक लिंक और दूंगा जहाँ से आप सब्जेक्टिव कर पाओगे। फिर मैं आपको बताऊंगा इसका PDF आप कहाँ से ले सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा आप अच्छे से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अध्याय का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। मतलब जो इंसान होता है ना, जब जीतने लगता है, जीतते जीतते इंसान क्या होता है, निरखने लगता है, यानी कि उसमें प्रतिभा और अच्छी आने लगती है। ठीक है ना। यह क्या है? साक्षात्कार, यानी एक इंटरव्यू है। किसका है? तो पंडित बिरजू महाराज का। आप लोग नाम सुने होंगे पहले, पंडित बिरजू महाराज का नाम सुना होगा। वो एक नर्तक थे, यानी हम कह सकते हैं अंग्रेजी में डांसर थे। कथक नृत्य करते थे। ये वाला जो नृत्य होता है ऐसे करके कथक वाला नृत्य करते थे वो, ठीक है ना। तो वो कथक नृत्य करते थे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले उनके जो पिताजी थे ना, पिताजी उसके नर्तक थे, यानी वो एक डांसर थे। तो उनका बेटा हुआ बिरजू महाराज, तो ये भी एक डांसर ही बने, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसका जो जन्म हुआ था, वो 4 फरवरी 1938 को हुआ था। 4 फरवरी 1938 को एग्जाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 4 फरवरी 1938 को इसका जन्म हुआ था। वो भी लखनऊ के आखिरी से ना इसका जन्म हुआ था लखनऊ के 7वीं पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में बताओ? 7वीं पीढ़ी में। और ये आखिरी संतान थे, यानी कि सबसे छोटे थे। इससे बड़ी 3 बहनें थी। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज की कितनी बहनें थी, तो 3 बहनें थी, है ना। उसमें जो सबसे छोटी बहन थी ना, वो बिरजू महाराज से 7 साल की बड़ी थी। सबसे छोटी बहन बिरजू महाराज से 7 साल की बड़ी थी। और सबसे बड़ी बहन, यानी सबसे बड़ी बहन की उम्र में और बिरजू महाराज की उम्र में 15 साल का अंतर था। तो एग्जाम में पूछेगा सबसे छोटी बहन कितने वर्ष बड़ी थी, तो आंसर बोलना 7 साल। और सबसे बड़ी बहन बिरजू महाराज से कितनी बड़ी थी, तो 15 साल बड़ी थी, ठीक है ना। देखो और क्या है कि बिरजू महाराज जो अपना गुरु है, अपना गुरु पिताजी को मानते थे, यानी इनके पिताजी ही इनके गुरु थे। जो आपको सिखाए वो आपका गुरु होता है। तो बिरजू महाराज के पिताजी ने बिरजू महाराज को नाचना सिखाया था, तो पिताजी इनके गुरु थे, है ना। और अगर आप कोई कार्य को कर रहे हैं और वो कोई इंसान देख करके बता रहा है कि तुम अच्छा कर रहे हो या गलत कर रहे हो, तो उसे जज कहते हैं। जज करना को जज, जो जज करे उसे जज कहे ना, जो जज करे उसे जज कहते हैं, ठीक है। तो इसकी अम्मा जो थी, इसकी जज थी। एग्जाम में पूछा जाएगा पंडित बिरजू महाराज के जज कौन थे, तो आंसर मारेंगे उसकी अम्मा। क्योंकि जब भी बिरजू महाराज कोई नृत्य करने जाते थे, कहीं पर डांस करने जाते थे, तो उसकी अम्मा ही देख करके बताती थी कि बिरजू तुम्हारा ये डांस अच्छा हुआ या तुम्हारा डांस खराब हुआ। एक है ना, एक नाम और याद रखना है आपको, उसके चाचा जी, उनके चाचा जी का नाम था शंभू महाराज, ठीक है ना। चाचा जी जो कि उनके साथ ही पहले थे। ऐसे तो इनके पिताजी शादी से पहले से ही अलग हो चुके थे, यानी इसकी दादी अलग खाना बनाती थी, पिताजी अलग बनाते थे, चाचा अलग बनाते थे। चाचा का नाम शंभू महाराज था, ठीक है ना, शंभू महाराज था। तो आपको एक नाम रखना है बिरजू महाराज याद। इसके पिताजी का नाम नहीं दिया गया है, इसकी अम्मा का भी नाम नहीं दिया गया है, इसके चाचा का नाम शंभू महाराज था, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो, है ना। इसकी 3 बहनें थी। सबसे छोटी बहन 7 वर्ष नहीं बच्चों, सॉरी 8 वर्ष बड़ी थी। सबसे छोटी बहन 8 वर्ष बड़ी थी, सॉरी। और सबसे बड़ी बहन इससे 15 वर्ष बड़ी थी, है ना। इनके बहनों का जो जन्म हुआ था वो रामपुर में हुआ था। रामपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके बहनों का जो जन्म हुआ था वो रामपुर में हुआ था। लेकिन बिरजू महाराज का जो जन्म था वो लखनऊ में हुआ था। क्योंकि पिताजी डांसर थे तो दोनों शहर आना जाना होता था, रामपुर और लखनऊ पिताजी आते जाते रहते थे। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा पंडित बिरजू महाराज का लखनऊ और रामपुर में क्या संबंध है। तो आंसर आपको बताना है पंडित बिरजू महाराज का लखनऊ और रामपुर में गहरा संबंध है। क्योंकि पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ है और उनकी बहनों का जन्म रामपुर में हुआ है। उनके पिताजी का कई बार लखनऊ और रामपुर आना जाना होता था, यही संबंध है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इनके पिताजी लखनऊ में 22 वर्ष रहे हैं। टोटल कितने वर्ष रहे जल्दी बताओ? तो टोटल 22 वर्ष रहे हैं। कहा जाता है कि कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची थे। पर्यायवाची समझते हैं?
जब एक ही चीज़ का दो नाम हो तो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं पानी का पर्यायवाची जड़ होता है, नीर होता है, अमृत होता है, सुधा होता है। उसी तरह से आप कत्थक बोलो या बिरजू महाराज बोलो, बात सेम है। इसका मतलब ये है कि बिरजू महाराज कत्थक में इतने रम गए थे, इतना प्रैक्टिस कर लिया था कि बिरजू महाराज कत्थक के पर्यायवाची बन गए थे। जैसे मान के चलो कि आप एक स्टूडेंट हो, आप 5 घंटा पढ़ते हो, 4 घंटा पढ़ते हो, 6 घंटा पढ़ते हो। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि 20 घंटे, मतलब 20 नहीं मान यार, 15 घंटा पढ़ रहा है, 16 घंटा पढ़ रहा है, तो हम कहते हैं कि तुम पुस्तक के पर्यायवाची बन गए। यानी तुम्हारा नाम बोलो या पुस्तक का, बात एक ही है, तो तुम हमेशा पुस्तक के साथ लगे रहते हो। तो एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों कि बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची थे, तो आंसर कत्थक के पर्यायवाची थे। कत्थक के पर्यायवाची कौन थे? बिरजू महाराज थे। बिरजू महाराज के चाचा कौन थे? शंभू महाराज। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनके पिताजी। जज कौन थी? उनकी अम्मा। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 1938 में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कौन सी पीढ़ी में? 7वीं पीढ़ी में। कौन से संतान थे? अंतिम संतान। उनकी छोटी बहन उससे कितनी वर्ष बड़ी थी? 8 वर्ष बड़ी थी। उनकी बड़ी बहन उससे कितनी वर्ष बड़ी थी? 15 वर्ष बड़ी थी। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। उनकी बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर में। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। उनके शरीर के बारे में कुछ क्वेश्चंस आपको पढ़ लेने हैं। उनका जो शरीर का आकार था वो दोहरा बदन था। दोहरा बदन था, ज्यादा समझ में नहीं आया। मंझला कद था, यानी ना तो बोल सकते हो ज्यादा लंबा है वो, ना तो नाटा है वो, मंझला कद के थे। हम लोग से भी थोड़ा सा छोटा हाइट का। ठीक है ना। चेचक के हल्के दाग, उनके गालों में चेचक के हल्के दाग थे। एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसके गाल पर चेचक के हल्के दाग थे? आंसर मारना पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का कद कैसा था? आंसर मारना मंझला कद था। आंखें बड़ी बड़ी थी, और आंखें बड़ी बड़ी थी, और है ना, बड़ी बड़ी आंखों वाला ढीला ढाला व्यक्ति था। यानी एक होता है बच्चों, मतलब कि बहुत मजबूत शरीर, कठ वाला शरीर होता है, एक होता है बिल्कुल ढीला ढाला बदन। तो इसका ढीला ढाला बदन था, डांस टाइप करता था तो ढीला ढाला बदन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका जो इंटरव्यू है, इनका ये जो इंटरव्यू हो रहा है ना, जैसे बोलते हैं माइक लगा करके, ऐसे मान के चलो आप भी फेमस हो जाओगे, पढ़ लिख के अच्छा डॉक्टर बन जाओगे, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओगे, या फिर टीचर बन जाओगे, तो आपका भी इंटरव्यू होगा। या फिर आप यूपीएससी पास कर जाओगे, आईएएस बन जाओगे, तो आपका इंटरव्यू होगा। इसी तरह से इंटरव्यू हो रहा है। हाँ, तो बोलिए कैसे, है ना। तो इनसे पूछा जा रहा है, कौन पूछ रही है? रसीम वाजपेयी। एग्जाम में पूछा जाएगा पंडित बिरजू महाराज का इंटरव्यू किसने लिया था, साक्षात्कार किसने लिया था? तो आंसर क्या बोलना मेरे प्यारे बच्चों? आंसर बोलना है कि इनका जो साक्षात्कार है वो रसीम वाजपेयी ने लिया था। किसने लिया था बताओ? रसीम वाजपेयी ने इसका इंटरव्यू लिया था। आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ी सी आपको कहानी अच्छे से समझाता हूँ कि इसका सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब स्टार्टिंग करते हैं कहानी में, फिर से हम आते हैं वापस में। तो पंडित बिरजू महाराज जी जो थे, इनके पिताजी डांस करते थे, और उनसे जो पैसा होता था बच्चों, उसी से इनका घर चलता था। अब अचानक एक ऐसी घटना हो गई कि जब ये 9.5 वर्ष के थे, कितने वर्ष के बताओ? जब ये 9.5 वर्ष के थे तो इसके पिताजी चल बसे। आप बोलोगे सर कहाँ चल बसे? मर गए पिताजी। 9.5 वर्ष की आयु में इसके पिताजी मर गए। अब समझो, कोई बच्चा 9.5 वर्ष का हो और उसके पिताजी इस दुनिया में ना रहे तो उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट जाता है। क्योंकि नाचने वाला इंसान उस समय में ज़्यादा नहीं कमाता था। आज के समय में नाचने वाला इंसान करोड़ों कमा लेता है, क्योंकि अभी यूट्यूब, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, यहाँ पर व्यूज़ दे आते हैं ज़्यादा और इनकम होता है। वहाँ कोई इनकम नहीं होता था बच्चों। स्टेज प्रोग्राम करने पर 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये मिलते थे। जब इनकी मृत्यु हो गई 9.5 वर्ष की उम्र में, तो फिर दिक्कत हो गया पंडित बिरजू महाराज को। तो ये उससे पहले पंडित बिरजू महाराज भी नाचना सीख चुके थे, पिताजी से सिखा रहे थे। अच्छे से नहीं सीखे थे पर कुछ ना कुछ तो सीख लिए थे। 8 वर्ष की आयु में, एक पॉइंट याद रखना, 8 साल की आयु में पंडित बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार मिला था। 8 वर्ष की आयु में पंडित बिरजू महाराज को पहली बार पिताजी और चाचा जी के साथ नाचते हुए पुरस्कार मिला था। उस समय उसके चाचा जी ने बोला था, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। यानी कि उनके पिताजी तो अच्छा नाचते ही थे, उनके बच्चे, उनके बेटे यानी बिरजू महाराज भी अच्छा नाचते थे, इसीलिए बोला था बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ठीक है ना। तो पंडित बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार कब मिला था? तो 8 वर्ष की आयु में उसे पुरस्कार मिला था। तो बिरजू महाराज ने अब क्या किया, जब किसी की मृत्यु हो जाती है बच्चों, तो उसका 13वीं करना पड़ता है या 10वीं करना पड़ता है, 10वां करना पड़ता है। मुसलमान लोगों में 40वां होता है,
ठीक है ना। हिंदुओं में कई जगह 10वां होता है, कई जगह 13वां होता है, 12 दिन में क्रिया या 13 दिन में क्रिया होता है, ठीक है। तो पिताजी का उन्होंने जो 10वां किया था, यानी उनका जो क्रियाक्रम किया था, वो 2 प्रोग्राम करके गया था। समझो, एक बच्चा है जिसका पिताजी मर गया और उसका क्रियाक्रम करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए पैसा तक नहीं था, तो 2 प्रोग्राम करके बच्चों, यानी डांस करके 2 जगह स्टेज प्रोग्राम करके उन्होंने 500 रुपये कमाया था, और वही 500 रुपये से पिताजी का 10वां करा था। कितनी दुख वाली बात है। इंसान जब सफल हो जाता है तो फिर देखने में लगता है यार ये तो बहुत आगे चल गया, लेकिन उसके पीछे कितनी ज़्यादा चीज़ होती है। अभी बिरजू महाराज का नाम सुन के लगता है बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन सोचो उनकी क्या कहानी रही है। इसके थोड़ा सा पहले लेके आपको चलते हैं। जब पंडित बिरजू महाराज नृत्य मतलब कि नृत्य सीख चुके थे, जब वो डांस करना सीख लिए थे, तो मतलब गांडा बांधा जाता है, जैसे एक गमछा टाइप का होता है, इसको ले लेते हैं, गमछा टाइप का होता है, गमछा टाइप का, इसको कमर में बांधना पड़ता है, इसको बोलते हैं गांडा बांधना, कमर में बांधना। गांडा अगर गुरुजी ने बांध दिया तो समझो कि तुम उसके पक्के शिष्य बन गए और तुम्हें गुरु का आशीर्वाद दोनों हाथ से मिल गया। जैसे आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो उस दिन मैं लाइव आकर के बोलूँगा बच्चों आप लोगों को मेरा पूरा आशीर्वाद है, जाओ परीक्षा अच्छे से दो। देखो ये सब एक फीलिंग होती है बच्चों, ऐसा नहीं कि हमारे आशीर्वाद दे देने से आपका नंबर बढ़ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव है ना, एक हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है, फीलिंग होती है। तो वो जो गांडा बांधा था पिताजी ने इसके, तो बोला तो देखो मैं फ्री में गांडा नहीं बांधूंगा, मैं आपको फ्री में गांडा नहीं बांधूंगा, उसके लिए मैं पैसा लूँगा। तो पिताजी ने गांडा बांधने के लिए बिरजू महाराज को और उसके एक मित्र थे उसको भी बांधा था, तो बिरजू महाराज को गांडा बांधने के लिए 500 रुपये लिए थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? आंसर उनके पिताजी। पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा था? उसके पिताजी ने। पंडित बिरजू महाराज को गांडा बांधने के लिए पिताजी ने कितना रुपए लिया था? 500 रुपये। या बिरजू महाराज ने गांडा बांधने के लिए कितना रुपए दिया था? 500 रुपये, ठीक है ना। तो 500 रुपये बिरजू महाराज ने दिया था अपने पिताजी को गांडा बांधने के लिए। अब क्या हुआ, अब पिता की मृत्यु हो गई, चाचा जी साथ रहे नहीं। आपको पता है चाचा जी पहले से ही अलग थे, दादी भी अलग खाती थी। अब बिरजू महाराज बड़ी परेशानी में पड़ गए, तो बिरजू महाराज ने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया, ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, ट्यूशन। अब समझ में आ रहा होगा सर, मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये वाला ट्यूशन बच्चों को या फिर नाच वाला ट्यूशन। तो वो ट्यूशन देना स्टार्ट किया 25 रुपये महीने में। मेरे ख्याल से वो नाच ही सिखाते होंगे, डांस ही सिखाते होंगे, पढ़ाई तो ज़्यादा आती नहीं थी उसको। तो डांस है ना, 25 रुपये करके उसको मिलते थे। वो भी अगर 1-2 दिन नागा हो जाए तो वो भी कट जाता था, ठीक है। एक लड़के को वो डांस सिखाते थे, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, सीताराम बागला को वो डांस सिखाते थे। एक लड़का था जिसका नाम था सीताराम बागला। वो वाला जो ट्यूशन है ना बच्चों, वो पढ़ाई वाला ट्यूशन था या फिर डांस वाला, ये तो मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन यहाँ ध्यान देना, सीताराम बागला को ये डांस सिखाते थे और उसके बदले सीताराम बागला इसको पढ़ाते थे। कितनी अच्छी बात है बताओ। बिरजू महाराज को नाचना आता था तो वो सीताराम बागला को नाचना सिखाते थे और सीताराम बागला इसको पढ़ना सिखाते थे। बड़ा अच्छा चीज़ था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ को हम फिर से लेंगे। तो इसको सिखाते थे। इसकी शादी के बारे में बात होती है बच्चों कि घर में अगर कोई करने वाला नहीं होता ना तो शादी कम उम्र में ही हो जाती है। तो इसका शादी जो है ना मात्र 18 वर्ष की आयु में इसका शादी हो गया था। मैं एक बार फिर से कहता हूँ बच्चों, शांति से आप रुक जाओ, पूरा पढ़ लो, ठीक है ना। हालांकि मैं कहानी को उल्टा पुल्टा कर रहा हूँ, लेकिन आपको जब कहानी ख़त्म हो गई ना तो मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, आपके एग्ज़ाम में ना तो कोई सब्जेक्टिव छूटेगा ना तो कोई ऑब्जेक्टिव छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। बस आराम से पढ़ लो, धैर्य से पढ़ लो, ठीक है ना। चलो अब हम ऊपर से आते हैं, ठीक है ना। अगर कोई टॉपिक कहीं पर छूटा है तो मैं लिख के रखा हूँ, उसको मैं कवर कर दूंगा। यहाँ आ जाओ, ठीक है। यहाँ आते हैं कि बिरजू महाराज के साथ चाचा शंभू, पिताजी दोनों नाचे थे। पहली बार जो बिरजू महाराज को 8 साल की उम्र में पुरस्कार मिला था तो उसके साथ में उनके चाचा जी भी और पिताजी भी नाचे थे, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब बिरजू महाराज को पहला पुरस्कार मिला था तो उसके साथ में कौन नाचे थे? ऑप्शन में पिताजी, ऑप्शन बी में चाचा जी, ऑप्शन सी में दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आंसर मारना दोनों नाचे थे। नेक्स्ट आता है, चाचा ने क्या बोला था? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, किसने कहा था पंडित बिरजू महाराज को बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह? आंसर मारिएगा, चाचा ने कहा था। नेक्स्ट आता है बच्चों, 9.5 वर्ष की उम्र में पिताजी मर गए थे। आखिरी प्रोग्राम पिताजी ने मैनीपुरी में किया था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज के पिताजी ने आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? आंसर बोलना मैनीपुरी में किया था। किस आयु में किया था बच्चों? 54 साल। तो आखिरी प्रोग्राम है ना उन्होंने 54 वर्ष की आयु में किया था, 54 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आता है बच्चों की है ना, वो ट्यूशन पढ़ाने कहाँ जाते थे?
तो वो आर्य नगर जाते थे ट्यूशन पढ़ाने। आर्या नगर कहाँ जाते थे? आर्या नगर जाते थे ट्यूशन पढ़ाने। 25-25 रुपए लेते थे, ठीक है ना, ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। आगे यहाँ आते हैं हमारा कि बाबूजी अपना सुख दुख नहीं बताते थे। हाँ, उनके पिताजी के बारे में पूछा जाएगा। पंडित बिराज है ना, पंडित बिरजू महाराज के पिताजी का स्वभाव के बारे में लिखें। तो पंडित बिरजू महाराज के पिताजी का स्वभाव ऐसा था कि वो अपना सुख और दुख किसी को नहीं बताते थे। देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ बताते हैं। आप लोग जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपना सुख दुख अपने दोस्तों को बताते होंगे। ज़्यादा खुशी भी हुई तो वो भी बताते होंगे, देखो यार मैं है ना, मैं इस बात को लेकर खुश हूँ। या फिर कोई दुख आता होगा तो मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, अभी मेरे दुख है। लेकिन कुछ बच्चा ऐसा होता है जो अपना सुख और दुख किसी को नहीं बताता। अगर आप लोग बताते हैं या नहीं बताते तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपका स्वभाव कैसा है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा पंडित बिरजू महाराज के पिताजी का स्वभाव कैसा था, तो आंसर लिखना पंडित बिरजू महाराज के पिताजी का स्वभाव है ना, पंडित बिरजू महाराज के पिताजी का स्वभाव कुछ इस प्रकार था कि वो अपना सुख और दुख किसी के साथ साझा नहीं करते थे, ठीक है ना। अगला चीज़ है कि उन्हें जो तालीम मिली थी, उन्हें जो शिक्षा मिली थी वो उनके पिताजी से मिली थी। और उन्होंने जो गांडा बांधा था उनके पिताजी ने, और 2 प्रोग्राम करके 500 रुपये कमा करके उन्होंने पिताजी को गांडा बांधने का पैसा दिया था। एग्जाम में पूछा गया कितना प्रोग्राम करके उन्होंने पिताजी का 10वां किया था, तो 2 प्रोग्राम। कितना प्रोग्राम करके पिताजी को गांडा बांधने का पैसा दिया था, 2 प्रोग्राम। दोनों में कमाए थे 500 रुपये, ठीक है ना, याद रखना। 8 वर्ष में पहली बार इन्हें पुरस्कार मिला था बच्चों। आगे बढ़ते हैं, हमारा है ना, इसका साक्षात्कार रसीम वाजपेयी ने लिया है। और सीताराम बागला थे जिन्हें वो डांस सिखाते थे और उसके बदले वो उसे पढ़ाते थे। नेक्स्ट आता है कि 2 प्रोग्राम करके पिताजी का 10वां किया था, है ना। और ध्यान दीजिए, संगीत भारती था एक जगह, संगीत भारती जो है ना, इन्होंने ज्वाइन किया था कब? 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने संगीत भारती ज्वाइन किया था। आप बोलोगे सर ये संगीत भारती क्या होता है? संगीत भारती एक जगह है बच्चों जहाँ पर संगीत गाया जाता था, जहाँ पर नाचा जाता था, डांस किया जाता था। एक ऐसा समझो कि कुछ एक स्थान समझो जहाँ पर कि गाना बजाना होता था, उस स्थान का नाम था संगीत भारती। उसे ज्वाइन किया था 14 वर्ष की उम्र में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारा नर्तक सिखाता है ना, जब ये डांस सिखाता था, ध्यान दीजिए, पिताजी की जब मृत्यु हो गई बच्चों तो ये डांस सिखाने लगे। पिताजी की जब मृत्यु होगी तो पैसा कमाने के लिए वो डांस सिखाने लगे। आप क्या दोगे किसी को? आप दुनिया को क्या दोगे जो आपके पास होगा? तो पंडित बिरजू महाराज के पास था नाचने की कला, तो वो दुनिया को कला बांटने लगे। तो वो डांस सिखाते थे, तो उनके चाचा जी भी डांस सिखाते थे। तो इनका जो ना चाचा जी के साथ भारी कंपटीशन होता था, समझ रहे हैं ना। क्योंकि देखो, अब हमने भी जब स्टार्ट किया था पढ़ाना बच्चों, तो कम उम्र वाले लोगों के पास जल्दी स्टूडेंट नहीं पहुंचते हैं, और जो ज़्यादा उम्र के होते हैं उनके पास अनुभव होता है ज़्यादा, तो बच्चे ज़्यादा उनके पास जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि पंडित बिरजू महाराज के पास लड़के या लड़कियां सीखने के लिए नहीं आती थी या आते थे, ज़्यादा बच्चे सब उनके चाचा के पास जाते। लेकिन एक लड़की थी जो कि हिम्मत करके इसके पास पढ़ने आई थी, उसका नाम क्या था, ध्यान से देखो, लड़की का नाम रसीम था। दुर्बा है ना, ये मतलब कि हम कह सकते हैं ना कि एक बहुत अजीब टाइप का है कि इसका भी नाम जो है ना रसीम वाजपेयी था, जिसने इसका इंटरव्यू लिया, और इस लड़की का नाम भी रसीम ही था। तो रसीम इसके पास सीखने आई थी डांस, है ना। सारी लड़कियां पढ़ने जाती थी बिरजू महाराज के चाचा के पास, शंभू महाराज के पास, और ये आती थी ना, है ना, ये आती थी डांस सीखने के लिए बिरजू महाराज के पास। तो बिरजू महाराज ने सोचा कि चलो एक ही स्टूडेंट पर ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो इसी को ये बहुत अच्छा से सिखाने लगे। जब रसीम को थोड़ा सा डांस अच्छा आ गया तो है ना, तो बगल वाली लड़की भी देख करके सोची कि अच्छा, हमको लगता है कि बिरजू महाराज ही अच्छा सिखाते हैं। तो कुछ लड़कियां धीरे धीरे अब बिरजू महाराज की ओर भी आने लगी। ऐसे कोचिंग सेंटर में भी होता है बच्चों। हम लोग जब स्टार्टिंग में किए थे पढ़ाना, तो हमारे पास भी बच्चे बहुत कम थे, तो हम लोगों ने, है ना, तो हमने क्या किया, उन्हीं बच्चों पर ज़्यादा मेहनत किया, उन्हीं बच्चे को अच्छे से पढ़ाया। तो फिर उसको देख करके आसपास की कोचिंग के भी बच्चे मेरे पास पढ़ने आने लगे। आज ये हाल है कि आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है। तो कलकत्ता ऑडिशन के बाद प्रसिद्ध हुए। हाँ देखिए, बिरजू महाराज फेमस कब हुए? सर इतना इसका दिक्कत चल रहा था, एक आम लड़का जिसके पिताजी है ना मर गए, तो ये डांस सिखाने लगा, तो ये फेमस कब हो गया? बिरजू महाराज इतना फेमस क्यों हो गया? तो देखो, इन्होंने एक बार कलकत्ता ऑडिशन में गए थे डांस करने के लिए, कोलकाता में, याद रखिए कोलकाता ऑडिशन। किस ऑडिशन के बाद इन्होंने, है ना, ये प्रसिद्ध हुए थे? कोलकाता ऑडिशन में। तो कोलकाता ऑडिशन में गए थे नाचने के लिए, तो इतना अच्छा नाचे, इतना अच्छा नाचे कि पूरा जो ऑडिटोरियम था, पूरा जो प्रोग्राम का स्थल था, वो ताली से गूंज गया, ताली से गूंज गया। और बहुत पेपर वालों ने छाप दिया कि एक लड़का है, बिरजू महाराज ने अच्छा डांस किया, बिरजू महाराज ने झकास डांस किया, ठीक है ना।
तो उसके बाद क्या हुआ कि कलकत्ता ऑडिशन के बाद बिरजू महाराज फेमस हो गए, यानी कि ये प्रसिद्ध हो गए, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे 27 वर्ष के में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था इसको, ठीक है ना, ध्यान दीजिए 27 वर्ष की उम्र में ही इसको संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड मिला था, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कितनी वर्ष की आयु में बिरजू महाराज को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो 27 वर्ष की उम्र में। इसकी शादी 18 वर्ष में हो गई थी, जिसको ये सही नहीं मानते हैं, ठीक है ना। बिरजू महाराज से रसिक वाजपेयी ने पूछा बताइए आपकी शादी कब हुई थी, बोला देखिए मेरी शादी तो 18 वर्ष की उम्र में हो गई थी, लेकिन मैं ऐसे सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि यह उम्र कुछ सीखने का होता है, कुछ अच्छा करने का होता है। शादी करने का उम्र 18 के बाद होना चाहिए, 21-22 साल में, 18 में नहीं होना चाहिए, है ना। शागिर्द का मतलब होता है अपने सबसे अच्छे स्टूडेंट। शागिर्द का मतलब होता है अपना सबसे बेहतर स्टूडेंट किसको मानते थे, तो बिरजू महाराज अपना शागिर्द मानते थे शाश्वती को। शाश्वती नाम की एक लड़की थी जिसे अपना शागिर्द मानते थे। अगर मुझसे कोई पूछे सर आपका शागिर्द कौन है, तो मैं कहूँगा बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे भी, है ना, ऑफलाइन के स्टूडेंट अलग हैं, ऑनलाइन में आप लोग हो, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विदेश में भी एक थी लड़की जिसका नाम था वेरानिक, क्या नाम था, वेरोनिक नाम की लड़की इसकी विदेश में थी, जो कि इसके शागिर्द थे। और आगे है गुरुवादन, हाँ है ना, अपनी गुरुवाइन किसको मानती थी, अम्मा को, तो अम्मा को ये गुरुवाइन कहता था, ठीक है। तो ये था बिरजू महाराज का पूरा कहानी कि एक बिरजू महाराज नर्तक था। हाँ एक चीज़ और है कि ये क्या क्या बजाते थे, ध्यान दीजिए। बिरजू महाराज जो है ना गिटार बजाते थे, सितार बजाते थे, ढोलक बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, तबला बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, हर कुछ बजाते थे। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, तो आंसर लिखना है पंडित बिरजू महाराज तबला, ढोलक, गिटार, सितार, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि बजाते थे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब देखो एक बार मैं रैपिड फायर चलाता हूँ बहुत स्पीड में, है ना। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ में। कौन सी पीढ़ी में, 7वीं पीढ़ी में। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनके पिताजी, है ना। बिरजू महाराज के गुरुवाइन कौन थी, उसकी मम्मी थी। बिरजू महाराज के जज कौन थे, उसकी अम्मा थे। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, शंभू था। बिरजू महाराज की कितनी बहनें थी, 3 बहनें थी। सबसे छोटी बहन कितनी बड़ी, 8 वर्ष बड़ी थी। सबसे बड़ी बहन कितनी बड़ी थी, तो 15 वर्ष बड़ी थी। बिरजू महाराज को पहला पुरस्कार कब मिला था, 8 वर्ष की उम्र में। बिरजू महाराज को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, 27 वर्ष की उम्र में। बिरजू महाराज की शादी कब हो गई थी, 18 वर्ष की उम्र में। बिरजू महाराज ने किसे नृत्य सिखाना शुरू किया था, जो उसे पढ़ाता था, नाम है उसका, यहाँ पर देख सकते हैं, सीताराम बागला। बिरजू महाराज के शागिर्द कौन थे, शाश्वती। बिरजू महाराज ने विदेश में शागिर्द कौन थे, तो वेरेनिक थे उनके साथ, है ना। कहाँ से वो फेमस हो गए, तो कलकत्ता ऑडिशन के बाद वो फेमस हो गए। नर्तक सिखाने में उनका जो प्रतियोगिता होता था किसके साथ होता था, चाचा के साथ होता था। आई होप आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बच्चों। जन्म कब हुआ था, तो 1938 में हुआ था, 4 फरवरी, है ना, 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में 7वीं पीढ़ी में हुआ था। मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब आप जाइए, एक ऑब्जेक्टिव का लिंक नीचे है, वहाँ से जाके आप ऑब्जेक्टिव पूरा देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव देखने के बाद लिंक एक और मिलेगा जहाँ से आप सब्जेक्टिव देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, हमारा मेहनत आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो हमारे चैनल पर बच्चे है ना, एक्टिव यूजर्स तो बहुत है पर मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। मात्र 80,000 लोग भी हमारे अभी जो है ना, जब तक वीडियो शूट हो रहा है लगभग 80,000 सब्सक्राइबर्स मात्र हैं। तो आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर करें और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि 100 के बहुत जल्दी पूछ जाए बच्चों। आप लोगों से निवेदन है, मेरा सपोर्ट का जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। जाइए, नीचे लिंक है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। इसके पहली वाली वीडियोस भी देखने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक कीजिए, सारी वीडियोस देख लोगे, बहुत मज़ा आएगा। धन्यवाद।